Okay, so before moving to next question, it is important for us to discuss Doppler's effect in sound. Doppler's effect in sound का एक सिंपल सा explanation है that think like you are an observer, you are a listener basically, क्योंकि you will be listening to the sound. तो you are a listener and you are at rest initially, मान लो there is a vehicle which is approaching you and the vehicle is blowing horn. ये जो व्हीकल का हॉर्न है इसका फ्रीक्वेंसी है मान लो n. अगर ये जो सोर्स है और आप जो लिसनर हो दोनों अगर रेस्ट पे हुए तो जो फ्रीक्वेंसी साउंड सोर्स इमिट कर रहा है वही फ्रीक्वेंसी लिसनर सुनेगा. बट अगर इफ देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन a source of sound and a listener, then what listener hears is apparent frequency in A, right? तो हम जो सुनेंगे उसको हम बोलेंगे एन ए apparent frequency as it appears, और जो ओरिजिनल इमिट हो रहा है दैट इज एन actual frequency of the sound source. तो डिपेंड करता है if source is coming towards you or going away from you. The velocity of sound source is always denoted by Vs, velocity of source. Vl is velocity of listener if at all listener is moving. है ना, हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि लिसनर मतलब हम खुद भी मूव हो रहे हैं और सोर्स भी मूव हो रहा है. V normally denotes velocity of sound in medium. Velocity of sound in that medium. फिर वो एयर होगा तो एयर. N denotes actual frequency या फिर real frequency. Na denotes apparent frequency. Right. तो केस बाय केस हमको डिस्कस करना है. बाय द वे, बिफोर आई डिस्कस केस बाय केस मैं आपको एक जनरल फॉर्मूला बता ही देता हूँ इसका, क्योंकि जनरल फॉर्मूला एक बार अगर आपको याद रहेगा तो केसेस डिस्कस करना इजी हो जाता है. तो इन जनरल apparent frequency is equal to velocity of sound in the medium plus minus velocity of the listener upon velocity of sound in the medium minus plus velocity of the source into actual frequency. So velocity of sound minus or plus velocity of listener upon velocity of sound minus or plus velocity of the source into actual frequency. Right. तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए. ओके, तो case by case we will discuss these things. So let's say, let me put serial number, let me talk about listener, let us talk about source. So listener, source, and what is apparent frequency Na. First case, just a minute, sorry for this. Yeah, why it is not working? Yeah, works. Just a minute.
ओके, तो पहला केस, if the listener is at rest, listener is not moving and source is moving towards listener, तो मैं ऐसा डिनोट करूंगा source is moving towards listener। ये आपको समझना है खुद को। देखो आइडिया ये है, आपने ये रियल लाइफ में एक्सपीरियंस भी किया है, कोई गाड़ी का हॉर्न बजाते हुए आपके पास आ रहा है, तो जैसे जैसे वो पास में आएगा तो हम ज़्यादा फ्रीक्वेंसी सुनते हैं, वी हियर इट लाउडर। ओके, लाउडर मतलब आप अगर इस फॉर्मूला पे ध्यान दोगे आप, एन ए इज इक्वल टू वी, लिसनर का वेलोसिटी तो जीरो हो गया, तो न्यूमरेटर में सिर्फ वी रहेगा, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन मीडियम मतलब इन एयर, अपॉन वी वी एस इंटू एन, वी एस इज velocity of source और definitely source is moving। तो इस केस में मैंने आपको ऑलरेडी बताया, इस केस में आप मतलब apparent frequency that you are listening is greater than the real frequency which is emitted। greater मतलब na की वैल्यू greater मतलब na upon n should be greater than 1। मतलब ये जो टर्म है v upon something should be greater than 1, और कोई भी चीज ग्रेटर देन 1 कब होगी, जब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से छोटा होगा, राइट। तो मतलब नीचे माइनस आएगा। ये फॉर्मूलाज रटते रटते भी एग्जाम में गलती करके आते हैं, मैं इसलिए बोलता हूं कि डू नॉट डू दिस काइंड ऑफ रट्टाफिकेशन। समझ लो, हम लिसनर है, एक गाड़ी अप्रोच कर रही है और वो हॉर्न ब्लो कर रही है, उसका फ्रीक्वेंसी है एन साउंड का, मुझे जो सुना जा रहा है वो एन ए है और वो ग्रेटर देन रियल है, बिकॉज द सोर्स इज अप्रोचिंग मी, और ये मेरा मेरा एक्सपीरियंस है रियल लाइफ का, राइट। इसको मैं सिर्फ इक्वेशन के टर्म्स में डाल रहा हूँ। सबसे पहले मैं लिसनर था मतलब वी एल जीरो था, और मैं रेस्ट पे था इसलिए वी एल जीरो था, वी अपॉन, अभी सिर्फ ऐसा है कि कंफ्यूजन ये है कि नीचे माइनस या प्लस, तो मैंने आपको बता दिया, व्हेन अ सोर्स इज अप्रोचिंग यू लिसनर, apparent frequency is greater than real, so apparent upon real is greater than 1। मतलब जब मैं ये n यहाँ से हटा के यहाँ पे लिख देता हूँ, मतलब ये जो टर्म है it should be greater than 1। For this to be greater than 1, डिनोमिनेटर में माइनस आना चाहिए, क्योंकि न्यूमरेटर should be greater than denominator to have answer as greater than 1। तो 2 upon 1.5 greater than 1, right। 1.5 upon 2 is less than 1, तो v should be greater than डिनोमिनेटर, तो इसलिए नीचे माइनस आएगा। अगर मैं नीचे प्लस लिखता हूं तो इसका मतलब डिनोमिनेटर बड़ा हो गया, तो इसलिए यू हैव टू रिमेंबर, यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड नॉट रिमेंबर थिंग्स। आपको हमेशा ये चीजें समझ लेनी है। तो इन दिस केस एन ए विल बी इक्वल टू वी अपॉन वी माइनस वी एस इंटू एन, राइट। So you don't have to, and I will not like it if you do rectification। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता है जब मेरे स्टूडेंट्स चीजों को समझने की जगह पे रट्टा मारते हैं। So I don't want you to do this। Remember, you have to just follow what I am saying or maybe derive your own techniques, right। दूसरे केस में भी मैंने लिसनर को रेस्ट पर रख दिया, राइट। अब सोर्स ये जो है, तो मैं एक काम करता हूँ जस्ट टू अवॉइड लिटिल कंफ्यूजन, मैं बोलूंगा पूरा लिख देता हूँ यहाँ पर मैं, सोर्स मूविंग टूवर्ड्स लिसनर, सोर्स मूविंग टूवर्ड्स लिसनर, राइट। सेकेंड केस में सोर्स मूविंग अवे फ्रॉम लिसनर, तो एस सोर्स मूविंग अवे फ्रॉम लिसनर। अब भी लॉजिकली एन ए विल बी वी, क्योंकि लिसनर का वेलोसिटी जीरो है, वी एल इज जीरो, वी प्लस वी एस इंटू एन होगा,
क्यों? क्योंकि इस केस में जब सोर्स मतलब गाड़ी आपसे दूर जा रही है तो उसका फ्रीक्वेंसी कम 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 होते जाता है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि गाड़ी का जो हॉर्न है उसने वो साउंड कम कर दिया, बिकॉज इट इज मूविंग अवे। मतलब इसका मतलब Na इज लेस देन n, मतलब Na by n इज लेस देन 1, मतलब ये जो फैक्टर है लेस देन 1 होना चाहिए। एंड फॉर दिस फैक्टर टू बी लेस देन 1 नीचे आपको डिनोमिनेटर में आपको प्लस लिखना ही पड़ेगा। डिनोमिनेटर शुड बी ग्रेटर देन न्यूमरेटर, राइट? तो you have this particular form, okay, right? तो easy है, you just have to understand things, that's it, और कुछ भी नहीं है। okay, तो this is what you get। then और क्या केस हो सकता है? what else you can have is case 3। अब लिसनर को भगाते हैं, right? so let's say listener moving away from source, listener moving away from source। हो सकता है ना, ये होता भी है, फ्रेंड के साथ झगड़ा हुआ, कुछ बोल रहा है, मुझे बात ही नहीं करनी, मैं चल दिया, राइट? और वो वहीं पे रुक के बोल रहा है, हाँ, मतलब सोर्स इज एट रेस्ट, करेक्ट। वापस से वही लॉजिक, लॉजिक क्या था? दैट देखो क्या है कि जब भी सोर्स आपसे दूर जाए या आप सोर्स से दूर जाओ, इन एनी केस एपरेंट फ्रीक्वेंसी इज लेस देन एक्चुअल, क्योंकि नहीं सुनना था मुझे इसलिए तो मैं चले गया ना, मैं जैसे जैसे दूर जाऊंगा तो फ्रीक्वेंसी कम होती जाएगा, फिर एट वन स्टेज आई विल हियर नथिंग, बोलने दो, बोल रहा है बोलने दो उसको, राइट? ओके, सो Na अपॉन n इज लेस देन 1, मतलब Na इज इक्वल टू, पहले तो फॉर्म समझ लो, V VL अपॉन V इंटू n। क्यों? क्योंकि Vs सोर्स इज एट रेस्ट, सोर्स इज नॉट मूविंग, तो वेलोसिटी ऑफ सोर्स इज 0, करेक्ट, राइट? तो इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है कि Na by n शुड बी लेस देन 1। लेस देन 1 कब होता है? जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है। तो न्यूमरेटर में यहाँ पे माइनस साइन लिखूंगा, तब जाके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होगा, राइट? इसका मतलब इस केस में आएगा अपरेंट फ्रीक्वेंसी Na इज इक्वल टू V माइनस VL बाई V टाइम्स n। ओके, गुड। तो दिस इज व्हाट यू शुड नो, दिस इज हाउ यू शुड बी डिराइविंग formulas for yourself। then case 4 उल्टा है, दोस्त हमसे दूर भाग रहा है, हम उसके पीछे पीछे भाग रहे हैं, नहीं दूर नहीं भाग रहा, वो रेस्ट पे ही है। लिसनर मूविंग टूवर्ड्स द सोर्स, मूविंग भूल गया लिखना, लिसनर मूविंग टूवर्ड्स द सोर्स, है ना? तो लिसनर सुनने वाला, झगड़ा हो रहा था, मैंने बोला सुनना ही नहीं, मैं चल दिया, फिर उसने कुछ और बोल दिया, फिर वापस मैं उसकी तरफ जा रहा हूँ बात करने के लिए, तो सोर्स इज स्टिल एट रेस्ट। लिसनर मूविंग टूवर्ड्स, टूवर्ड्स मतलब फ्रिक्वेंसी रियल फ्रिक्वेंसी से ज्यादा सुनाई आएगा हमको, तो अपरेंट इज ग्रेटर देन रियल, तो ऊपर सिर्फ प्लस होगा, नीचे तो सोर्स रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगा, राइट? ओके, देन last two cases that you will have is okay, next case is source and listener they are approaching each other। तो ऐसा है
कि सोर्स और लिसनर दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं। सो सोर्स एंड लिसनर approaching each other, राइट। मतलब वापस से फॉर्म समझ लो, NA इज इक्वल टू VL VS इंटू N, क्योंकि यहाँ पे ना VL 0 है ना VS 0 है। सोर्स और लिसनर दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, मतलब डेफिनेटली फ्रीक्वेंसी apparent should be greater than emitted, मतलब डेफिनेटली न्यूमरेटर हैज टू बी ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर हैज टू बी ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, ग्रेटर मतलब ऊपर प्लस नीचे माइनस, राइट। तो न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर आ गया। तो दिस इज हाउ आई रिमेम्बर, ये ट्रिक्स मैंने खुद ने बनाई है याद रखने के लिए, बिकॉज अदरवाइज वन मोर थिंग इज देयर ऑफ कोर्स कि VL और VS की वैल्यूज पे भी डिपेंड करेगा, बट इन जनरल दिस फॉर्मूला इज क्वाइट यूजफुल। तो ऐसा भी आप कर सकते हो। लास्ट केस इज दोनों ही एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। That's the last case that you can have. Just a minute. Last case, sixth. Source and listener both moving away from each other. Listener moving away from each other. मतलब NA should be less than N, मतलब डिनोमिनेटर हैज टू बी ग्रेटर देन न्यूमरेटर, मतलब साइन सिर्फ उल्टा करना पड़ेगा, V माइनस VL अपॉन V, तो ये आएगा आपका NA इज इक्वल टू V माइनस VL अपॉन V प्लस VS इंटू N। ओके, तो दिस इज व्हाट is required to solve next few questions, because इतना नहीं पता होगा then you will not be able to solve questions. So let's move to question number 18th now. The wavelength is 120 centimeter when the source is stationary. Source stationary था तब wavelength 120 सेंटीमीटर था. If the source is moving with relative velocity of 60 meter per second towards the observer, then the wavelength of the sound wave reaching the observer will be. पहले तो क्वेश्चन अच्छे से समझना जरूरी है। Apparent frequency is equal to velocity of sound upon velocity of sound minus velocity of the source, right? Q, because towards word आया मतलब apparent frequency should be greater than actual, मतलब apparent upon actual should be greater than 1, मतलब numerator should be greater than denominator, तो इसलिए V upon V minus VS लिखा गया है, right? तो हमें they have asked us what is the wavelength reaching the source. हमको ये तो पता होना चाहिए that frequency is velocity of light upon wavelength C upon lambda, है ना, राइट? ये तो पता होना चाहिए, क्योंकि हम अभी साउंड में है तो C बाय लैम्डा नहीं लिख सकते हम लोग, ये भी पता होना चाहिए। तो एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि फॉर वेव इन जनरल
v इज इक्वल टू n लैम्बडा होता है, राइट, करेक्ट, मतलब n इज इक्वल टू v बाय लैम्बडा होता है, मतलब n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ होता है। ये आपको पता होना ही चाहिए दैट वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी आर इनवर्सली रिलेटेड। तो मैं लिख दूंगा 1 अपॉन एपरेंट वेवलेंथ इज इक्वल टू v बाय v माइनस vs 1 अपॉन एक्चुअल वेवलेंथ, correct. You have to be really careful here because this is where normally students make mistake, तो तुम्हें ये पता होनी चाहिए। तो in this case you are supposed to find out apparent wavelength, तो ये आएगा आपका v minus vs by v into lambda, right? So apparent wavelength is, do we know what is v? 330. what is vs? 60 बोला है, source is moving with 60 meter per second upon 330. What is actual wavelength emitted? 120 सेंटीमीटर में है, तो 270 अपॉन 330 इंटू 120, कैंसल कैंसल, 3 4 जा 3 11 जा, राइट। तो ये आप सॉल्व कर सकते हो बेसिकली, इट्स सिंपल, 270 इंटू 4 अपॉन 11, 27 4 जा 1080 आएगा, ये 1080 बाई 11, मतलब ये आपका अराउंड रफली ये आपका जाएगा, I mean after solving this of course, so you have to solve this and you will get around 98, little less than 100, 98 सेंटीमीटर, क्योंकि इजी है, ऊपर 1100 होता, नीचे 11 होता तो 100 आता, क्योंकि ऊपर का नंबर 1100 से कम है, मतलब आंसर 100 से कम है, और 100 से कम में एक ही ऑप्शन दिया है हम लोगों को, दैट इज 98। तो दिस इज व्हाट यू शुड अंडरस्टैंड कि फॉर्मूला कैसे यूज करने हैं, कैसे फॉर्मूलाज को आप खुद विदाउट रेक्टिफिकेशन आप लिख सकते हो। तो इजी क्वेश्चन था। 19th, an observer move towards a stationary source of sound। यहाँ पे ऑब्जर्वर मतलब लिसनर मूव हो रहा है, और एक्चुअल फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स ऑफ साउंड इज n, apparent frequency is 2n, if the velocity of sound in air is 332, velocity of the observer is, सबसे पहली चीज, according to the question apparent frequency is greater than actual, क्योंकि apparent is 2n, the apparent frequency heard by the observer is 2n, मतलब ज्यादा है। तो पहले तो मैं जनरल फॉर्म लिख लूंगा, जनरल फॉर्म, क्योंकि ऑब्जर्वर मूव हो रहा है और सोर्स रेस्ट पे है, तो सोर्स का वीएस लिखा नहीं मैंने। वर्ड्स आर इंपॉर्टेंट, ये जो टूवर्ड्स लिखा है ना, टूवर्ड्स मतलब apparent is greater than real, और न्यूमरेटर शुड बी ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, तब जाके ये ग्रेटर देन 1 आएगा, मैंने ऑलरेडी बताया आपको, करेक्ट। तो NA apparent is 2n given to you, right। वेलोसिटी ऑफ साउंड, मैं एक काम करता हूं, मैं लास्ट में वैल्यूज डालूंगा, तो v प्लस वी एल बाई वी इंटू एन, एक n और एक n कैंसल हो गया, तो 2v इक्वल टू v प्लस वी एल, मतलब वी एल इज इक्वल टू 2v माइनस v, मतलब जस्ट v, दैट v इज स्पीड ऑफ साउंड इन मीडियम, मतलब 332 मीटर पर सेकेंड, मतलब ऑप्शन नंबर सी। So even this question was extremely simple, right? अब इमेजिन अगर वो पूरा टेबल आपको नहीं पता होता, वो फॉर्मूला कैसे याद रखने हैं वो नहीं पता होता, तो क्वेश्चंस में
गड़बड़ होने के पूरे चांसेस होते हैं. तो यू हैव टू ऑलवेज find a trick for such type of questions. 20 number. Two passenger trains moving with a speed of 108 km/h cross each other. दोनों का स्पीड है. One of them blows a whistle whose frequency is 750 Hz. If sound speed is 330, then passengers sitting in the other train after train cross each other will hear sound whose frequency will be. So I would like you to think about this question for a while and try to solve. All right. So if you read the question properly, आपको समझेगा कि हमारे पास दो ट्रेन्स है and those two trains are coming from opposite direction. एक जो है one of them is blowing sound. Let us say this train is blowing sound. मतलब ये बन गया source, ये बन गया listener. According to the question, passengers in the other train मतलब listener after train crosses each other. मान लो that इन दोनों ट्रेन ने एक दूसरे को क्रॉस कर लिया है ना. ये हो गया क्रॉसिंग. ये यहां जा रहा है, ये यहां जा रहा है, ये लिसनर है, ये सोर्स है. आफ्टर दे क्रॉस ईच अदर मतलब source and listener both are moving away from each other. ये important word है, ये important है. Okay, so when source and listener they are moving away from each other, apparent frequency is V minus VL upon V plus Vs into N, because apparent frequency will be less than actual मतलब numerator has to be smaller than denominator, and this is precisely case number 6. तो ऐसा आपको पता होना चाहिए, समझना है. V is sound velocity, that is 330. VL is listener velocity 108 km/h. तो वैसे भी VL और VS दोनों का स्पीड 108 km/h है. उसको आप 5/18 से मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकेंड में लिख सकते हो. एंड यू हैव टू राइट डाउन इन मीटर पर सेकेंड. सो यू कैन जस्ट डू इट. इट इज क्वाइट सिंपल थिंग. तो कर लो 108 into 5/18. So I am doing it on calculator, of course. 108 into 5/18 30. तो ये 30 मीटर पर सेकेंड आ गया. तो -30 नीचे +30, 330 plus 30 into n. N is the frequency which is being emitted, original frequency. तो 300/360 into 750, ये भी easy है. 5 जा 6 जा, तो इसको सॉल्व करो. 5/6 into 750, it is 625 हर्ट्ज. और लॉजिकली भी सोचोगे ना, कैलकुलेशन मैंने नहीं की. कैलकुलेशन क्यों नहीं किए? 5/6 is less than 1 into 750, मतलब आंसर शुड बी लेस देन 750, और मुझे तो एक ही दिख रहा है यहाँ पे लेस देन 750. इजी. क्या तो ऑप्शन दी है, एकदम सिंपल, राइट. तो दिस इज हाउ इट शुड बी डन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. A source of sound is moving with constant velocity of 20 meter per second. Source of sound Vs दिया हुआ है. Emitting a note of मतलब actual frequency दिया हुआ है 1000. The ratio of frequencies observed by stationary observer while the source is approaching him
and after it crosses, मतलब apparent frequency when the source is approaching and apparent frequency when the source is moving away. ऑब्जर्वर तो स्टेशनरी है, ऑब्जर्वर स्टेशनरी है ना। तो हमको पता है जब अप्रोच होगा तो ये ऐसा होना चाहिए बिकॉज न्यूमरेटर हैज टू बी ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। जब अवे जाएगा तो ये ऐसा होना चाहिए बिकॉज न्यूमरेटर हैज टू बी लेस देन डिनोमिनेटर। तो दोनों का रेशो ले लिया अगर मैंने, तो एन ए अपरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्रोच अपॉन अपरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ गोइंग अवे, तो व्हाट आई हैव टू डू इज जस्ट रेशो ये अगर लोगे तो v प्लस वी एस अपॉन v माइनस वी एस, so vs, right, correct. What is v? 340. What is vs? 20. 340 plus 20 upon 340 minus 20, 360 upon 320, बस हो गया, ये सिंपल है, ये कैंसल कैंसल, 9 जा 8 जा, है ना, 9:8, ऑप्शन नंबर ए 9:8 सिंपल क्वेश्चन था। तो there's nothing over here, extremely simple. So you see how easy questions are there, right? Next question. The equation of a wave traveling in a string can be written as y is equal to 3 cos of pi into 100t minus x, its wavelength is. This is a joke. Why? Because I will write this as y equal to 3 cos of 100 pi t minus pi x. Then I will say comparing with standard form of wave on a string, and standard form of a wave on a string you should know that is y is equal to amplitude a cos omega t minus kx. तो k is equal to, अच्छा ये पाई भी मल्टीप्लाई हो गया, राइट, तो k is equal to पाई आएगा, k is 2 पाई बाय लैम्बडा, पाई पाई कैंसल, लैम्बडा इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, हो गया खत्म। तो सिर्फ आपको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ वेव ऑन अ स्ट्रिंग पता होना चाहिए, y इक्वल टू a साइन ओमेगा t माइनस फाई, या तो y इक्वल टू a cos ओमेगा t माइनस फाई, दैट्स इट, ओके। या फिर फाई मतलब ये फाई होता है kx। So if you know this kind of basics, nothing. Next question. Beats are produced with the help of two sound waves of amplitude 3 and 5 units. The ratio of maximum to minimum intensity in beats is. ये हमने एक इक्वेशन डिराइव किया था, इंटरफेरेंस में भी लिखा था, मैक्सिमम इंटेंसिटी इज इक्वल टू, क्योंकि पता है इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। तो इंटेंसिटी मैक्सिमम कब होगी? जब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, मतलब a1 प्लस a2 होगा। और मिनिमम कब होगी? जब एम्पलीट्यूड मिनिमम होगा, मतलब a1 माइनस a2 होगा तब। तो I max by I mean is a1 प्लस a2 अपॉन a1 माइनस a2 का स्क्वायर, राइट। तो ये फॉर्मूला हमने पहले भी यूज किया है, हम वापस कर रहे हैं, तो इजी है ये। 3 प्लस 5 अपॉन 3 माइनस 5 का स्क्वायर, 3 प्लस 5 अपॉन 3 माइनस 5 का स्क्वायर, इजी है। तो 8 बाय माइनस 2 का स्क्वायर मतलब माइनस 4 का स्क्वायर, मतलब 16:1, तो 16:1, ऑप्शन नंबर डी, खत्म, नथिंग एट ऑल ओवर हियर, ओके। सो
just to tell you quickly, this table is important. इस पे और क्वेश्चंस आएंगे आगे जाके, बट दिस इज व्हाट यू शुड नो. इतना आपको पता होना चाहिए. तो द टास्क फॉर टुडे इज, आराम से बैठो, ये समझ लो खुद के लिए, नॉट टू टेल मी, नॉट टू टेल योर फ्रेंड्स, बिकॉज जनरल फॉर्म वो एन ए इक्वल टू वी प्लस माइनस वी एल अपॉन वी माइनस प्लस वी एस इंटू एन, ये याद है. फिर उसको आप स्पेसिफिक केसेस में लो. क्या होगा जब मैं मतलब ऑब्जर्वर लिसनर स्टेशनरी हूँ और सोर्स मेरे पास आ रहा है, सोर्स मुझसे दूर जा रहा है, मैं सोर्स के पास जा रहा हूँ, मैं सोर्स से दूर जा रहा हूँ, हम दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं, हम दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं. मेक अ टेबल फॉर योर सेल्फ, इट विल बी यूजफुल, राइट. इट विल बी यूजफुल ऑल्सो फॉर लाइट, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, उसमें भी डॉपलर इफेक्ट होता है, वो देखेंगे हम बाद में. ओके, सो sufficient for today, and we will meet again in the next session.